Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Mahnur Fatma from BS Chemistry 4C with registration number CAM 18 Tetra 193. My group consists of 11 members and the topic of our presentation is lipids. There are four major classes of bioorganic substances: carbohydrates, lipids, protein and nucleic acid. So I am going to start from definition and classification of lipids. What is lipids? Lipids are macromolecule composed of fatty acid monomers. Fatty acids क्या होते हैं? Building block of lipids. लिपिड्स हमारी बॉडी को, हमारी बॉडी सेल्स को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और केमिकल एनर्जी को स्टोर करते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं हमें मैकेनिकल शॉक से, प्रिवेंटिंग एक्सेसिव लॉस ऑफ हीट एनर्जी. बेसिकली लिपिड्स नॉन पोलर इन नेचर हैं और इनसॉल्युबल इन वाटर हैं, क्योंकि लिपिड्स में लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एटम पाए जाते हैं, जिसकी वजह से वो नॉन पोलर इन नेचर है. सो जो डेफिनेशन होगी लिपिड्स की: लिपिड्स आर क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट आर फैटी एसिड और देयर डेरिवेटिव्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक नेचुरल ऑयल्स, वैक्सेस एंड स्टेरॉइड. फर्दर इसकी क्लासिफिकेशन है. क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स एग्जिस्ट करती हैं सब क्लासीफाइंग लिपिड्स इनटू देयर फैमिलीज. फर्स्ट वन ट्राई असाइल ग्लाइसरॉल, जो कहलाता है एनर्जी स्टोरेज लिपिड्स. ये इसमें हमारे पास फैट्स एंड ऑयल्स आ जाते हैं जो सिंपल लिपिड्स और होमोलिपिड्स भी कहलाते हैं. नेक्स्ट इज़ फॉस्फोलिपिड एंड स्पिंजोग्लाइकोलिपिड्स, जो मेम्ब्रेन लिपिड्स कहलाते हैं और ये मेन कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन. और क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स में ये हेट्रोलिपिड्स और कंपाउंड लिपिड्स भी कहलाते हैं. एम्यूल्सिफिकेशन लिपिड्स, बाइल एसिड्स. नेक्स्ट इज मैसेंजर लिपिड्स में स्टेरॉइड हार्मोन्स एंड इकोसियोनाइड्स आ जाते हैं. इनका कॉम्प्लेक्स रिंग स्ट्रक्चर होता है. प्रोटेक्टिव कोटिंग लिपिड्स में बायोलॉजिकल वैक्सीज आ जाते हैं. ये इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं. और क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स में ये सिंपल लिपिड्स और होमोलिपिड्स भी कहलाते हैं. नेक्स्ट है when lipids placed in a basic aqueous solution, whether sponsification reaction occur or not. What is sponsification reaction? Sponsification reaction when reaction occurred in a basic solution. Triacyl glycerol, phospholipids, spingoglycolipids and biological waxes called sponifiable lipids. वो लिपिड्स जब हाइड्रोलाइसिस होती है तो वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं. ग्लाइकोफॉस्फोलिपिड्स, उसमें 2 फैटी एसिड्स होते हैं, 1 फॉस्फेट ग्रुप होता है और अल्कोहल ग्रुप इनके साथ अटैच होता है और ये तीनों ग्रुप ईस्टर लिंकेज बॉन्ड के साथ एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं. स्पिंजोफॉस्फोलिपिड्स, 1 फैटी एसिड्स इसमें होता है, 1 फॉस्फेट ग्रुप जो अटैच होता है स्पिंजोसाइन मॉलिक्यूल से और अल्कोहल ग्रुप अटैच होता है विद फॉस्फेट ग्रुप. नेक्स्ट इज कोलेस्ट्रॉल एंड स्टेरॉइड हार्मोन्स विच इज़ नॉन स्पॉनिफिएबल लिपिड्स. वो लिपिड्स जो इनसॉल्युबल इन वाटर तो हैं बट वो ब्रेक डाउन नहीं होते स्मॉलर यूनिट्स में. सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. Rahman Rahim. This is Arfa Farooq with registration number 167 presenting the topic chemistry of lipids. In chemistry of lipids, I'll discuss the properties of lipids as well as peculiar behavior of lipids. Properties of lipids में हम सबसे पहले देख लेते हैं lipids क्या होते हैं. Lipids are the heterogeneous compounds composed of fatty acids and glycerols. Fatty acids are those most important compounds which gives hydrophobic feature to the lipids. Fatty acids have two ends, hydrophilic head and hydrophobic tail. Hydrophilic head constitute a group of carboxylic acids, while hydrophobic tail constitute an aliphatic chain of hydrocarbons with non-polar covalent bonding. Because of non-polar hydrocarbons present in fatty acids, lipids are insoluble in polar solvents like water. Lipids are the major constituent of cellular membranes of living organisms as well as used to store energy in them. Further properties देख लेते हैं. Solubility. Lipids are soluble in non-polar solvents like ether, benzene, etc. while insoluble in polar solvents like water. Consistency. Lipids are colorless, odorless and tasteless in nature. Consistency of lipids depend upon the presence of saturated or unsaturated fatty acids. Hydrolysis. It is brought about in the presence of acids or alkalis under the activity of enzyme lipases. Acid hydrolysis results in the formation of glycerol and long chain of fatty acids, while alkaline hydrolysis of fats result in the formation of sodium or potassium salt of fatty acid called as soaps, and the process is called saponification. Hydrogenation. Hydrogenation is basically a phenomenon in which unsaturated fatty acids are converted into saturated fatty acids. For example, वेजिटेबल ऑयल को 200 डिग्री सेल्सियस पे निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करवाया जाता है और वो कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड वेजिटेबल घी में. Emulsification. When fats or oils are wrapped with water, the large molecules of lipids are break into smaller ones,
forming emulsions, and the process is called emulsification. Rankidity. Rankidity is basically a process which occurs when lipids are exposed to atmosphere for 30 days or for more than 30 days, producing undesirable odor. That's why the process is called rankidity. Solubility of lipids. Solubility of lipids में हम एक term describe करेंगे, hydrophobicity. Hydrophobicity is basically a peculiar behavior of lipids. Hydrophobicity is a unifying feature of all the lipids. Hydrophobicity means little or no affinity towards water. Hydrophobic nature of lipids is basically due to non-polar covalent bonding of hydrocarbons. On the basis of presence of functional groups which can be hydrolyzed in water, lipids are divided into two types: hydrolyzable lipids and non-hydrolyzable lipids. Hydrolyzable lipids are those in which esters functional groups are present and which can be hydrolyzed in water, and the examples are waxes, phospholipids, glycolipids, while non-hydrolyzable lipids are those in which esters functional groups are not present and they cannot be hydrolyzed in water. And examples हैं steroids or fat soluble vitamins A, D, E and K. Non-polar lipids act as insulators, do not respond to an electric field and completely resist the flow of electric charges, do not cause any interruption in the nerve impulse transmission. Some of the lipids act as messengers in the synaptic transmissions like steroid hormones or prostaglandins. Saturated and unsaturated fatty acids. जैसा कि fatty acids मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं लिपिड्स का, तो इसकी दो टाइप्स हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड. Saturated fatty acids are those in which single carbon to carbon bond is present, और unsaturated fatty acid वो होते हैं जिनमें एक से ज़्यादा कार्बन टू कार्बन बॉन्ड प्रेजेंट हो सकते हैं. अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की आगे दो टाइप्स हैं, मोनो अनसैचुरेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड. मोनो अनसैचुरेटेड जिसमें एक ही डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, और पॉली अनसैचुरेटेड जिनमें एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो सकते हैं. और सैचुरेटेड फैटी एसिड की फीचर्स हैं. Saturated fatty acids are solid at room temperature, high melting point. Animal fats majorly constitute saturated fatty acids, जबकि unsaturated fatty acids are liquid at room temperature, low boiling point. Plant and fish oil majorly constitute unsaturated fatty acids, and unsaturated fatty acids are almost considered as good fats. That's all about my topic. Thank you. This is Arfa Farooq presenting the topic biological importance of fatty acids on the behalf of Fazila Noor. She is unable to perform due to some embittered reasons. Biological importance of fatty acids. Fatty acids are comprised of hydrocarbon chain terminating with carboxylic acid groups. Carboxylic acid groups form hydrophilic head of fatty acids, while hydrocarbon chains form hydrophobic tail of fatty acids because of non-polar covalent bonding in them. Moreover, fatty acids are responsible for the hydrophobic feature of lipids. Each fatty acid consists of a hydrocarbon chain which differs in length as well as in nature. It may be saturated or unsaturated, thus exhibiting different physical properties like melting point and fluidity. अब फंक्शंस देख लेते हैं. बायोलॉजिकल सिग्नलिंग. लिवर के अंदर फैटी एसिड लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स की सर्कुलेशन को इंक्रीज़ करने में मदद देते हैं, और उसके साथ साथ वो लिम्फेटिक सिस्टम की फंक्शनैलिटी को रेगुलेट करते हैं बॉडी के अंदर एंड रेज द स्ट्रेंथ ऑफ इम्यून सिस्टम. Polyunsaturated fats are also required for normal growth and development. डोकोसा हेक्सानोइक एसिड ओमेगा 3 फैटी एसिड जो कि की रोल प्ले करता है न्यूरल टिश्यूज़ और रेटिना के अंदर. ब्रेन लिपिड्स रेगुलेट द सिनेप्टिक थ्रूपुट. ब्रेन लिपिड्स include brain lipids. The most abundant brain lipids are sphingomyelins, cerebrosides and gangliosides. Polyunsaturated fatty acids support the inhibition of damage of normal body cells from malignant tumor cells. अब second point है the metabolism of fatty acids as a fuel source. The metabolism of fatty acids involve the uptake of free fatty acids which move to or transported to mitochondria under the activity of acetyl coenzyme A, where they are converted into ATPs. When metabolized fatty acids yield large quantities of ATPs, fatty acids are distributed to cells to serve for muscular contraction and general metabolism.
डेकेड्स अगो एक स्टेटमेंट रेज किया गया था जिसमें ये कहा गया था कि डाइटरी कॉन्स्टिट्यूएंट जो होते हैं वो मेजर रोल प्ले करते हैं जीन एक्सप्रेशन के अंदर, और इसमें मेजर फोकस फैटी एसिड्स पे रखा गया था. फैटी एसिड्स कंट्रोल द expression gene encoding regulatory protein involved in their own metabolism. The relative contribution of each transcription factor in fatty acid induce positive or negative gene expression. Third point is cell membrane formation. An important feature of cell membrane is membrane fluidity, which refers to the viscosity of lipid membrane. Membrane fluidity influenced by the nature of fatty acids. Saturated fatty acid do not have double bond, therefore they have abundant hydrogen atoms in their hydrocarbon chain. Absence of double bond decrease the fluidity, making the cell membrane more stacked and stable. उसके बाद है प्रोटीन मॉडिफिकेशन. फैटी एसिड्स प्रोटीन के साथ कंबाइन होके उनकी फंक्शनैलिटी को इम्प्रूव करते हैं, एंकरिंग और फोल्डिंग में मदद करते हैं, और उसके साथ साथ वो न्यूक्लियर प्रोटीन रिसेप्टर्स के साथ कंबाइन होके जीन एक्सप्रेशन को प्रमोट करते हैं. एक फिनोमेना है प्रोटीन लिपिडेशन. प्रोटीन लिपिडेशन इज़ एन इम्पोर्टेंट कोमोडिफिकेशन टू विच lipid moieties are covalently attached to proteins, links the output of cellular metabolism to the regulation of protein functionalities. That's all about my topic. Thank you. This is Fahad Hashmi. Registration number is 215 और जो आज का मेरा टॉपिक है वो है वैक्सेस. तो वैक्सेस के बारे में एक ब्रीफ व्यू अगर हम देखें तो वो यही है कि विस्कस लिक्विड होते हैं, हाई एल्केन्स होते हैं, उसके अंदर कार्बन की मिकदार ज़्यादा होती है, और ये डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ लाइक फूड इंडस्ट्री, हमारी जो वुड इंडस्ट्री है, फर्नीचर इंडस्ट्री, इस तरह ये सारी मतलब बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में ये यूज़ होती है. तो इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन आगे देखते हैं. वो क्या है कि वैक्सेस आर डाइवर्स क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक लिपिड्स. के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एक डाइवर्स टाइप है लिपिड्स की जो है वैक्सेस इंक्लूड हाई एल्केन्स एंड लिपिड्स भी आ जाते हैं वैक्सेस के अंदर, और वो वाले एल्केन्स जिनके अंदर कार्बन की मिकदार ज़्यादा होती है वो भी वैक्सेस में आ जाते हैं. टिपिकली विद मेल्टिंग पॉइंट अबव 40 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग टू गिव लो विस्कोसिटी लिक्विड. क्योंकि हम जानते हैं कि जो वैक्सेस हैं वो विस्कस लिक्विड हैं, तो उनका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा होगा जो कि है अबव 40 डिग्री सेल्सियस. और अगर इसकी विस्कोसिटी को हम कम करना चाहें तो वो तभी कर सकेंगे जब हम इसे मेल्ट करें. वैक्सेस आर इनसोल्यूबल इन वाटर बट सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक नॉन पोलर सॉल्वेंट. क्योंकि हमने ऊपर वाले पॉइंट में देखा है कि वैक्सेस जो हैं विस्कस हैं, ईज़िली सोल्यूबल नहीं है, तो वो वाटर में सोल्यूबल बिल्कुल भी नहीं होंगे. और दूसरी बात कि सोल्यूबल किस में होंगे, वो नॉन पोलर में होंगे. क्योंकि हम जानते हैं कि वैक्सेस जो हैं वो नॉन पोलर हैं, तो वो डिज़ोल्व भी नॉन पोलर में होंगे. क्योंकि वैक्सेस के अंदर कार्बन की मिकदार ज़्यादा है, तो वो डिज़ोल्व भी उसी में होगा. नेचुरल वैक्सेस ऑफ डिफरेंट टाइप्स आर प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड ऑकर इन पेट्रोलियम. जो नेचुरल वैक्सेस हैं लाइक प्लांट्स में किस तरह, प्लांट्स में जो डिफरेंट लीफ सरफेसेस होती है उसमें वैक्स प्रोड्यूस होता है. और एनिमल्स लाइक बीज, जिस तरह शहद की मक्खी होगी वो शहद बनाती है, जैसे राइट पे पिक्स हैं, इस तरह जो एनिमल्स हैं वो वैक्सेस बनाते हैं. और वैक्स पाया कहाँ जाता है, वो पाया जाता है पेट्रोलियम्स में. पेट्रोलियम्स में हम जानते हैं कि कार्बन की मिकदार ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती है. C15, C18, इस तरह करके कार्बन की बहुत ज़्यादा मिकदार होती है, तो वैक्सेस वहाँ पर पाए जाते हैं. अगर हम वैक्सेस की केमिस्ट्री में देखें तो वैक्सेस में आ जाता है कि वैक्सेस आर हाइड्रोकार्बन्स, कार्बन और हाइड्रोजन ग्रुप्स होते हैं, और इसके अंदर मोनोईस्टर होता है. मोनोईस्टर मतलब एक कार्बोनाइल ग्रुप और आर ग्रुप और ऑक्सीजन और आर प्राइम. तो लॉन्ग चेन फैटी एसिड होता है एक साइड पे, और एक साइड पे लॉन्ग चेन अल्कोहल होगा वैक्सेस में. अगर इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला हम देख लें तो कार्बोनाइल ग्रुप के लेफ़्ट साइड पे आर ग्रुप है और राइट साइड पे ओ आर ग्रुप है. सिंपल ईस्टर ग्रुप में ये होता है कि जो हमारा आर ग्रुप है वो उसमें कार्बन की मिकदार कम होती है, लेकिन जो वैक्सेस होंगे उसके अंदर आर जो है लॉन्ग चेन होंगे. अब आ जाते हैं इनके यूजेस पे.
वैक्सेस सबसे पहले तो यूज़ होता है कोटिंग्स में, डिफरेंट कोटिंग्स में इस्तेमाल होता है ताकि उनकी सरफेसेस को बचाया जा सके डिफरेंट चीज़ों से। वैक्सेस कहाँ यूज़ होता है? कैंडल्स में इस तरह के पैराफिन वैक्स और बीज की वैक्स जो शहद है उससे कैंडल्स को तैयार किया जाता है, बीज के जो वैक्स होता है उससे। और फिनिशेस एट कोटिंग फॉर वुड प्रोडक्ट्स, जो वुड होता है ना, लकड़ी, दो लकड़ियों के दरमियान में फ्रिक्शन पैदा करने के लिए हम वैक्स को यूज़ करते हैं ताकि एक फ्रिक्शन पैदा हो सके। और वैक्सेस आर यूज टू वाटर प्रूफ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स एंड मेकिंग रेजिस्टेंस टू स्टेनिंग। अगर हम देखें तो अगर हमारे आजकल मोबाइल जो हैं वो वाटर प्रूफ हैं, वो क्यों है कि हम जो हैं उनको जब कवर करते हैं तो उनके अराउंड जो है, कवरिंग के अराउंड हम वैक्स लगा देते हैं। डिफरेंट जो हमारे प्रोसेसर्स होते हैं उसके अराउंड वैक्स लगा देते हैं, हमारी बैटरी के अराउंड वैक्स लगा देते हैं। उससे ये होता है कि पानी एंटर नहीं हो सकता। और यहाँ पर यह भी लिखा है कि रेजिस्टेंट टू स्टेनिंग, जो मेटल है उसको स्टेनिंग, जंग से बचाने के लिए भी वैक्सेस का इस्तेमाल किया जाता है। और ये शू पॉलिशेस में यूज़ होता है। अब देखें कि लेदर, अगर हम लेदर के शूज़ लेते हैं तो एक डिफरेंट काइंड की शू पॉलिश मिलती है जो एक तो रिफाइनिंग भी करती है और एक थोड़ी सी ना मोटी लेयर जो है ना, हाँ, बना देती है हमारे जो लेदर के शूज़ होते हैं, जो बूट्स होते हैं उसके अराउंड। वो इसलिए ताकि पानी से वो बच जाएँ, जो स्प्लैशेस होते हैं ना डिफरेंट, उससे बचाया जा सके, इसलिए हम लोग उधर शू पॉलिशेस में भी वैक्स का इस्तेमाल होता है। वुड पॉलिशेस जो हम पॉलिशेस करवाते हैं वुड की, जो डिफरेंट वुड पॉलिशेस होती हैं उनमें भी वैक्स का इस्तेमाल होता है ताकि उन्हें पानी से बचाया जा सके। हम जानते हैं कि लकड़ी जो है कितनी पानी से ख़राब हो जाती है, तो उसके लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और ऑटोमोटिव पॉलिशेस में भी इस्तेमाल होता है इसका। In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum. This is Shaila Kosar with roll number 186, and today the topic of my presentation is glycerides. What are glycerides? Glycerides are esters. Such esters which are made due to the reaction of glycerol and fatty acid. They are also known as acyl glycerols. If glycerides are esters, then we all people know that esters are made due to the reaction of an alcohol with carboxylic acid. In case of glyceride, the alcohol is the glycerol and the carboxylic acid is the fatty acid. And esters have RCOOR functional group in them. It means glyceride also have RCOOR functional group in them as they are the esters. Glycerol is such an alcohol which have 3 hydroxyl functional group in them. Formation of glyceride, I have told you that glycerides are made due to the reaction of glycerol with fatty acid molecule. If glycerol molecule react with one fatty acid molecule, it results in a monoglyceride. And if it react with two fatty acid, it results in diglyceride. And if it react with three fatty acid molecule, it is called triglyceride. Mono and diglycerides are also called partial glyceride because the 3 OH of glycerols are not fully satisfied or not fully bonded, while triglyceride is also called the complete glyceride as the 3 OH of glycerols are completely satisfied or bonded. Triglyceride is the most common form of acyl glycerol and also the most abundant form. These are the three fatty acid molecule and this is the glycerol molecule. We people know that the resultant will be triglyceride as there are three fatty acid molecule and these react in the presence of a catalyst and acid catalyst, strong acid such as H2SO4, and this is the glycerol part and this is the fatty acid part. This H and this OH react to form 3 water molecules. Now coming towards the physical properties of glycerides. There are many physical properties of glycerides, but due to the time shortage, I have choose only 2. First of all, melting point. The melting point of glyceride increases as the number of carbon in fatty acid increases. It means that triglycerides have a higher number of carbon in them, so triglycerides have more melting point than partial glycerides, and number of double bond decreases. They are highly hydrophobic in nature. I'm talking about the triglyceride, that they are highly hydrophobic in nature, while partial glycerides are
highly hydrophilic in nature, and the triglyceride is hydrophobic due to the reason of its non-polarity. Why the triglyceride is non-polar? Because the OH of glycerol and also the OH of fatty acid make it both are polar, and the result molecule will be the non-polar triglyceride, while in case of partial glyceride, the 1 or 2 OH of glycerol remains unbonded, so polarity induces. Chemical properties of glycerides are well explained by Ms. Arfa in previous slides. I will just give a touch of them. Saponification is basically the replacement of H with salt from a strong base. This this H is replaced by Na positive ion in case of saponification. And in case of hydrolysis, it is the reverse process of formation of glycerides. This will be the reactant, and this will be the reactant, and this will be the product. And in case of hydrogenation, it saturates a double bond. How? We will introduce a hydrogen here. The hydrogen will make bond with the O, and here the degree of unsaturation decreases. Importance of glyceride. Glycerides are very important as they are the storage form of energy in the adipose tissues of animals. Soaps are formed due to glyceride, as we have discussed earlier. And short chain partial glycerides are more strongly polar, I have told you, and due to their polarity they are used as solvents in many pharmaceutical industries, and also as excipients such as vehicles, which medicines cannot soluble directly. It make them soluble. Thank you so much. अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ फैसल वैस, रजिस्ट्रेशन नंबर 204, टॉपिक है फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड लिपिड की एक क्लास है जो कि सेल मेम्ब्रेन का एक मेजर कंपोनेंट है। फॉस्फोलिपिड आर ट्राइसाइल ग्लाइसरॉल whose one fatty acid is replaced by phosphate group. फॉस्फोलिपिड बेसिकली ट्राइसाइल ग्लाइसरॉल हैं। ट्राइसाइल ग्लाइसरॉल जब 3 फैटी एसिड मॉलिक्यूल एक ग्लाइसरॉल मॉलिक्यूल के साथ अटैच होते हैं तो उसे ट्राइसाइल ग्लाइसरॉल कहते हैं। तो यहाँ वो कहता है कि जब 3 फैटी एसिड में से एक फैटी एसिड को रिप्लेस कर दिया जाए, यानी एक फैटी एसिड हटा के उसकी जगह एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच कर दिया जाए, तो उसे फॉस्फोलिपिड कहते हैं। फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर मौजूद है। 2 फैटी एसिड चेन है जो कि ग्लाइसरॉल मॉलिक्यूल के साथ अटैच हैं और साथ एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच है, तो इसे हम फॉस्फोलिपिड कहते हैं। लेकिन फॉस्फेट ग्रुप के साथ एक कोलिन भी मौजूद है जो कि एक नाइट्रोजनस बेस है। जब कोलिन एज अ नाइट्रोजनस बेस अटैच हो फॉस्फेट के साथ, फॉस्फेट ग्रुप के साथ, तो उसे हम स्फिंगोफॉस्फोलिपिड कहते हैं, जो कि फॉस्फोलिपिड की ही एक टाइप है। स्ट्रक्चर की बात करें तो फॉस्फोलिपिड आर एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल। एम्फीपैथिक मीन्स ये हाइड्रोफिलिक यानी कि वाटर लविंग भी हैं और हाइड्रोफोबिक और वाटर अवॉइडिंग भी हैं। इसका जो फॉस्फेट हेड है ये वाटर लविंग है, हाइड्रोफिलिक है, वाटर के साथ इंटरेक्ट करता है, वाटर में डिज़ोल्व होता है। जबकि इसकी जो 2 फैटी एसिड चेन हैं ये वाटर अवॉइडिंग है या हाइड्रोफोबिक है, ये इंटरेक्ट नहीं करती वाटर के साथ, और इसी प्रॉपर्टी की वजह से ये सेल मेम्ब्रेन में एक बाइलेयर स्ट्रक्चर बनाती हैं जो कि सेल के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। फंक्शन की बात करें तो एज अ मेम्ब्रेन कंपोनेंट, सेल मेम्ब्रेन का एज अ कंपोनेंट, फॉस्फोलिपिड आर सेलेक्टिवली परमेबल, meaning that only certain molecule can pass through them to enter or exit the cell. Molecule that dissolve in fat can pass through easily, while molecule that dissolve in water can't. As a membrane component, phospholipid selectively permeable है, means सेलेक्टिव मालिक्यूल को ये इंटर और एग्जिट होने देता है सेल मेम्ब्रेन से, जबकि जो दूसरे मालिक्यूल हैं लाइक वाटर, इनको इंटर और एग्जिट नहीं होने देता। चूँकि जो ये बाइलेयर स्ट्रक्चर है इसका इनर पार्ट नॉन पोलर है, फैटी एसिड चेन पर मुश्तमिल है,
तो इसलिए वाटर भी इंटर नहीं हो सकता अंदर, तो सिलेक्टिवली सब्सटेंस को ये इंटर होने देता है, बाकी सब्सटेंस नहीं। फंक्शन, they are found in areas such as lungs and joint where they help to lubricate cell। ये जॉइंट्स और लंग्स वगैरह में भी मौजूद होता है जहाँ पे ये लुब्रिकेशन करता है या फ्रिक्शन वगैरह से बचाता है। इन फार्माक्यूटिकल phospholipid are used as a part of drug delivery system, which are systems that help transport a drug throughout the body to the area that it mean to affect। फार्माक्यूटिकल में phospholipid एज अ पार्ट ऑफ ड्रग डिलीवरी सिस्टम यूज़ होता है जो कि ड्रग को ट्रांसपोर्ट करता है अफेक्टेड पार्ट की तरफ, बॉडी के अफेक्टेड पार्ट में विदाउट एरिटेशन। This is Samia Latif and my registration number is 209. My topic is sphingolipids. Sphingolipids membrane lipids होते हैं जो कि ब्रेन में एंड माइलिन शीट ऑफ नर्व में प्रेजेंट होते हैं। ये बेसिकली ट्रांसपोर्ट का और प्रोटेक्शन का काम कर रहे होते हैं कि सेल को हार्मफुल ऑब्जेक्ट से, हार्मफुल फैक्टर से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। और इसके अलावा अगर हम देखें स्फिंगोलिपिड्स की डिफ़ाइन, तो स्फिंगोलिपिड्स आर द क्लास ऑफ लिपिड्स containing both a fatty acid and a carbohydrate component attached to a sphingosine molecule। इसमें 3 चीज़ें होती हैं, स्फिंगोसिन, फैटी एसिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट कंपोनेंट्स। स्फिंगोसिन को स्फिंगोलिपिड्स की बैकबोन कहा जाता है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्फिंगोलिपिड्स में स्फिंगोसिन का रोल। तो स्फिंगोलिपिड्स अटैच टू द कार्बोहाइड्रेट बाय अमाइड लिंकेज। अमाइड लिंकेज के ज़रिए फैटी एसिड्स के साथ स्फिंगोसिन अटैच होता है एंड देन इट इज़ अटैच टू द कार्बोहाइड्रेट कंपोनेंट विच आर द मोनोसैक्राइड्स हो जाते हैं या फिर ओलिगोसैक्राइड्स होते हैं, तो उनके साथ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के ज़रिए ये अटैच होता है। इसमें अमाइड लिंकेज तो एक होता है मगर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज ये एक या फिर इससे ज़्यादा हो सकते हैं। एंड स्फिंगोलिपिड इज़ द मेन क्लास ऑफ मेम्ब्रेन लिपिड, आल्सो हैव अ पोलर हेड एंड 2 नॉन पोलर टेल्स होती हैं इनकी। और complex sphingolipids found in the plasma membrane of animal cells। एनिमल सेल्स के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कम्प्लेक्स स्फिंगोलिपिड्स पाए जाते हैं विच आर द गैंग्लियोसाइट्स। एंड नेक्स्ट इसकी टाइप्स देख लेते हैं। स्फिंगोलिपिड्स की 3 टाइप्स होती हैं, सीरामाइड्स, स्फिंगोमाइलिन्स एंड ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स। सीरामाइड्स आर द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ स्फिंगोलिपिड्स, और ये जो होते हैं इनको सीरोब्रोसाइड्स जब इनके साथ अटैच होता है फैटी एसिड चेन स्फिंगोसिन के साथ अटैच हो जाती है तो वो सीरामाइड्स बन जाते हैं। और इनकी अटैचमेंट किसके ज़रिए हो रही होती है, अमाइड लिंकेज के ज़रिए। तो इसके नेक्स्ट आ जाता है स्फिंगोमाइलिन्स। स्फिंगोमाइलिन्स जब सीरामाइड के साथ हम फॉस्फोराइल कोलिन अटैच कर देते हैं तो ये स्फिंगोमाइलिन्स बन जाते हैं एंड इनके पास माइलिन शीट्स भी होती हैं। और इसके बाद आ जाते हैं ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स। ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स जब हम सीरामाइड्स के साथ स्फिंगोमाइलिन्स में तो हम फॉस्फोराइल कोलिन अटैच कर देते हैं, लेकिन जब इनके केस में हम ग्लूकोज या फिर ग्लैक्टोज अटैच कर देंगे तो फिर ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स बन जाएंगे या फिर हम इन्हें ग्लाइकोसीरोब्रोसाइड्स भी कहते हैं। और नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ स्फिंगोलिपिड्स। स्ट्रक्चर में इसके 3 चीज़ें आ जाती हैं। एक तो इनकी लॉन्ग चेन बेस विच इज़ द स्फिंगोसिन, एंड नेक्स्ट फैटी एसिड्स आ जाते हैं जो कि फैटी एसिड्स ऑफ वेरिएबल लेंथ बाउंड टू द कार्बन 2 ऑफ लॉन्ग चेन बेस, एंड द थर्ड वन इज़ वेरियस पोलर हेड्स बाउंड टू द कार्बन 1 ऑफ लॉन्ग चेन बॉन्ड, मतलब हाइड्रोक्साइल ग्रुप भी इनके साथ अटैच होता है। नेक्स्ट फंक्शन ऑफ स्फिंगोलिपिड्स। इसके फंक्शंस में जो मेन फंक्शन मैंने बताया कि इसका होता है प्रोटेक्शन, सेल को हार्मफुल ऑब्जेक्ट से, हार्मफुल फैक्टर से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं स्फिंगोलिपिड्स। कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड्स और स्फिंगोलिपिड ये तीनों ही लिपिड्स जो होते हैं ये मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं और ये तीनों ही जो हैं ये सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे होते हैं फ्रॉम द हार्मफुल फैक्टर्स। तो इसका हम देख लेते हैं कि इट्स फंक्शन इज़ टू प्रोटेक्ट द सेल ऑफ सरफेस ऑफ द सेल फ्रॉम वेरियस फैक्टर्स दैट मे कॉज हार्म। इट फॉर्म अ स्टेबल एंड रेजिस्टेंस आउटर शेल दैट रिएक्ट बोथ मैकेनिकली एंड केमिकली टू द एक्सटीरियर मटीरियल्स। तो ये एक ऐसा स्टेबल और रेजिस्टेंस आउटर शेल बनाते हैं कि जिसके ज़रिए कुछ भी ऐसा एक्सटीरियर मटेरियल जो कि हार्मफुल होता है उसके साथ मैकेनिकली या केमिकली डील करते हैं और सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं।
Depending on the cell, a sphingolipids is paramount to the process of the cell recognition and signaling. सेल रिकोगनीशन, रिकोगनाइज़ करते हैं आने वाले मटेरियल को कि ये सेफ़ है या सेफ़ नहीं है, तो फिर उसको पास होने देते हैं। तो सेल सिग्नलिंग में भी ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। Fahad Hashmi giving presentation on the behalf of my group member, which is Wasim, and he is because of facing a technical issue or internet issue in his region. That's why I'm giving on his behalf. So his registration number is 223 and the topic assigned to him, which is glycolipids. तो ग्लाइकोलिपिड्स के बारे में हम जानते हैं कि ये एक बेसिकली एक लिपिड होता है जो कि शुगर ग्रुप के साथ अटैच होता है। इसलिए अटैच होता है ताकि लिपिड्स की जो एबिलिटीज़ हैं, जो उसके फंक्शंस हैं, उनको इन्हेंस किया जा सके। तो इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन आगे देख लेते हैं कि ग्लाइकोलिपिड्स आर लिपिड्स विद द कार्बोहाइड्रेट अटैच बाय ग्लाइकोसाइडिक कोवेलेंट बॉन्ड। बेसिकली ये एक लिपिड्स होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट के साथ अटैच होते हैं, किसके साथ? ग्लाइकोसाइडिक कोवेलेंट बॉन्ड के साथ। ग्लाइकोसाइडिक कोवेलेंट बॉन्ड में ये होता है कि एक कंपाउंड का OH ग्रुप और एक कंपाउंड का H ग्रुप को के दरमियान में बॉन्ड बनता है और H2O रिलीज़ होता है। तो ये बॉन्ड जो है शेयर्ड होता है, इसलिए हम इसे ग्लाइकोसाइडिक कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। ग्लाइकोलिपिड्स आर फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ अ यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन। बेसिकली जो यूकैरियोट्स होते हैं उनकी सेल मेम्ब्रेन्स में ये पाए जाते हैं। यूकैरियोट्स में एनिमल्स आ जाते हैं तो उनकी सेल मेम्ब्रेन्स में पाया जाता है। फॉस्फोलिपिड बायलेयर होती है सेल मेम्ब्रेन के अंदर, और ये क्या करती है कि इसमें ही ग्लाइकोलिपिड्स पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं कि एक्स्ट्रा जो बाहर के जो इन्वेडर्स होते हैं उनके दरमियान में एक इंटरेक्शन बनाने के लिए ग्लाइकोलिपिड्स का काम आता है। The role is to maintain the stability of the cell membrane and to facilitate cellular recognition. मेंटेन स्टेबिलिटी मतलब इसकी जो ग्लाइकोलिपिड्स के फंक्शंस में ये भी आ जाता है कि जो सेल मेम्ब्रेन है उसकी रिजिडिटी और सपोर्ट के लिए भी ग्लाइकोलिपिड्स काम में आते हैं, जो उनके लिपिड्स होते हैं। और सेलुलर रिकॉग्निशन, इस तरह के जो बाहर का जो इन्वेडर होता है वो तभी एंटर हो सकता है जब ग्लाइकोलिपिड्स उसकी रिकॉग्निशन कर लें, तभी वो अलाउ करते हैं दूसरे सेल को इस सेल में एडअप होने के लिए। Glycolipids are comprised of a hydrophobic lipid tail and one or more hydrophilic sugar group linked by glycosidic bond. बेसिकली इसके अंदर एक हेड होता है और एक टेल होता है। हेड में जो है हमारे पास आ जाता है शुगर जो कि हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग मतलब पोलर होगा, और हाइड्रोफोबिक जो टेल है हमारे पास वो लिपिड की आ जाएगी जो मतलब वाटर को रिपेल करती है। ये अटैच होंगे किसके साथ? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के साथ। इसके स्ट्रक्चर पे देखते हैं तो आता है कि द एसेंशियल स्ट्रक्चर फीचर ऑफ ग्लाइकोलिपिड इज़ द प्रेजेंस ऑफ अ मोनोसेक्राइड और ओलिगोसेक्राइड बाउंड टू लिपिड। लिपिड्स के साथ या तो एक अटैच होगा हमारे पास जो शुगर है, या तो वो 3 से लेके 8 जो मतलब ओलिगोसेक्राइड है वो उसमें आ जाते हैं। तो ये क्या इसका क्या मतलब है कि जो लिपिड ग्लाइकोलिपिड्स हैं इसमें जो शुगर की मिकदार है वो इतनी ज़्यादा नहीं है। तो glycolipids are made of the polar head group and the inner part of the membrane made up of the non-polar fatty acids. Glycolipids में जो है एक जो हमने जैसे पीछे पढ़ा है कि हेड ग्रुप जो है वो है शुगर जो कि वाटर लविंग है, तो यहाँ पर भी लिखा है कि पोलर हेड ग्रुप, वो पोलर ही होगा क्योंकि वाटर भी पोलर है। और जो इनर पार्ट है वो या तो नॉन पोलर होगा जो वाटर रिपेलिंग होगा, जो कि हमारे पास लिपिड्स भी आ सकते हैं और फैटी एसिड्स भी आ सकते हैं, जो कि एक टेल होगी हमारी। द सैकराइड्स दैट अटैच टू द पोलर हेड ग्रुप आर पोलर अलाउइंग देम टू बी सोल्यूबल इन एक्वस एनवायरनमेंट सराउंडिंग द सेल। तो इसमें यही है कि हमारे पास जो हेड ग्रुप है जो कि शुगर है वो हमारा पोलर होगा, जो कि वाटर में भी सोल्यूबल हो जाएगा, और जिससे जो हमारा दूसरी टेल होगी वो हमारी हाइड्रोफोबिक होगी, जो कि ये सेल को सराउंड करेगी। Zatika Said and my registration number 18111187. Topic of representation: sterols and prostaglandin. Steroids are alcohol subclass of steroids. इंपॉर्टेंट क्लास होती है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की और टाइप होती है लिपिड की। दे अकर नेचुरली इन प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाइज और ड्राइव हाउएवर लाइकली विद डिफरेंट फंक्शन एंड ड्राइव फ्रॉम सम बैक्टीरिया। मोस्ट फेमिलियर टाइप ऑफ एनिमल स्टेरॉइड्स इज कोलेस्ट्रॉल। वाइटल पार्ट होती है सेल मेम्ब्रेन का,
और फंक्शन करती है प्रिकसर टू फैट सॉल्युबल विटामिन इनिशिएट स्टीरॉयड्स हार्मोन. Structure of steroid consists of 4 carbon ring and 1 hydroxyl group. Type of steroids. Steroids or plants phytosteroids. No important phytosteroids are campestrosteroids may also directly on intestinal cells and affect the transporter protein. Sigma steroids stress condition and biosynthesis of cell membrane. बीटा स्टीरॉयड्स क्या करता है, एंटर होता है बॉडी में, बाइंड करता है प्रोस्टेट और हेल्प टू रिड्यूस स्वेलिंग. Next one is geosteroids and important is cholesterol. Argosteroids is present in cell wall of fungi and it helpful in to complete the deficiency of vitamin D. स्टीरॉयड फंक्शन. स्टीरॉयड्स के फंक्शन क्या होते हैं? स्टीरॉयड्स अल्कोहल होती है, केमिकली रिलेटेड कंपाउंड होते हैं और ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की फिजियोलॉजी में इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है. कोलेस्ट्रॉल जो होता है सेल मेम्ब्रेन का एनिमल्स के अंदर, ये क्या करता है? मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को मेंटेन रखता है और सेकेंडरी मैसेंजर के तौर पर काम करता है उसके डेवलपमेंटल प्रोसेस के अंदर. ह्यूमन के अंदर एक और हार्मोन होता है कॉर्टिस्टेरॉइड्स, उसका इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कॉर्टिसोल जो कि एक्ट करता है उसमें सेकेंडरी मैसेंजर के तौर पर एक्ट करता है उसकी ब्रेकडाउन में, जनरल मेटाबॉलिज्म और डेवलपमेंटल प्रोसेस में. और नेक्स्ट वन इज़ steroids are common component of human skin oil. Some people take steroids to complete the deficiency of vitamins D, K और E as supplement और ये हमें ब्रेन को स्टेबल करता है. प्रोस्टाग्लैंडिन बीजीज की एब्रीवेशन होती है फिजियोलॉजिकल एक्टिव लिपिड कंपाउंड ईगोसाइनाइज डाइवर्स हार्मोन लाइक इफेक्ट इन एनिमल्स. इसका डाइवर्स हार्मोन लाइक इफेक्ट होता है एनिमल में. प्रोस्टाग्लैंडिन फाउंड इन ऑलमोस्ट इन एवरी टिश्यू एंड ऑफ ह्यूमंस और अदर एनिमल्स. ये ड्राइव एनाजाइमेटिकली होता है फ्रॉम आर्गोक्वाइडोनिक एसिड, मतलब एक फॉस्फोलाइपेज एक एनाजाइम होता है A2, उससे ये प्रोड्यूस होता है. दे आर सब क्लास ऑफ इकोसाइनाइड्स एंड पैरासाइनाइड क्लास ऑफ फैटी एसिड. द स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन प्रोस्टाग्लैंडिन अकाउंट फॉर देयर बायोलॉजिकल एक्टिविटी. इसकी स्ट्रक्चर में डिफरेंस इस वजह से होता है क्योंकि इसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी में डिफरेंस होता है. अगर फॉर एग्जांपल ये एक सेल के अंदर एक फंक्शन को रोक रहा है प्रोस्टाग्लैंडिन, तो दूसरे फंक्शन के अंदर वो इसको इनिशिएट और स्टार्ट करेगा. नेक्स्ट वन, द एट टेस्ट द एंडोक्राइन और पैराग्राइन फैक्टर ऑन द विसिनिटी ऑफ द साइड्स ऑफ द सिक्रीशन. प्रोस्टाग्लैंडिन जो होता है वो डिफरेंट होता है एंडोक्राइन हार्मोन से. ये एक ही स्पेसिफिक साइड के अंदर अपनी सिक्रीशन प्रोड्यूस नहीं होता, ये मतलब सेल की किसी भी साइड की तरफ प्रोड्यूस हो सकता है, मतलब होल सेल में प्रोड्यूस होता है. इसके स्ट्रक्चर में क्या होता है? 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं, 20 कार्बन एटम होते हैं, 5 कार्बन रिंग होती है. नेक्स्ट वन, बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन. करंटली नोट 10 प्रोस्टाग्लैंडिन होती है, 7 इसके रिसेप्टर होते हैं सब क्लास और इसको G प्रोटीन कपर रिसेप्टर कहते हैं. हर रिसेप्टर जो एक स्पेसिफिक हर प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो स्पेसिफिक रिसेप्टर के साथ अटैच होता है. फॉर एग्जांपल DP12 रिसेप्टर बाइंड टू DPG2, PGD2 मतलब प्रोस्टाग्लैंडिन के साथ ये बाइंड करता है. द डिवर्सिटी ऑफ रिसेप्टर मीन द प्रोस्टाग्लैंडिन एक्ट एज अ रे ऑफ सेल्स एंड हैव अ वाइड वैरायटी. क्रिएट ईगोसाइनाइड्स हार्मोन, thermoregulatory center of hypothalamus to produce fever, increase mating behavior in goldfish. Prostaglandin may helpful in smooth muscle contraction. स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्पफुल होता है, मतलब हार्ट की स्टमक की स्मूथ मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन में हेल्पफुल होता है. इन्फ्लेमेशन, क्रोनिक डिसीज़ की पेन से ये प्रिवेंट करता है. वेसोडाइलेशन मतलब डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल और ब्लड प्रेशर को जो है वो मेंटेन लगता है और ब्लड क्लॉटिंग से ये प्रिवेंट करता है. थैंक यू. दिस इज़ ऑल अबाउट फ्रॉम माय टॉपिक. This is Atiya Naveed with registration number 183 and I'm going to discuss the significance or role of lipids in biological membranes. सबसे पहले अगर हम बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन की बात करें तो एक ऐसी मेम्ब्रेन है जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मौजूद स्ट्रक्चर्स को एनक्लोज और सेपरेट करने के लिए यूज़ होती है. एंड इट इज़ सिलेक्टिवली परमिएबल, जिसका मतलब ये है कि ये सिलेक्टिवली अलाउ कर रही होती है डिफरेंट मटेरियल्स को अपने बीच से पास होने के लिए. एंड मेनली कंपोज्ड ऑफ बायलेयर ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल्स, जिसको फॉस्फोलिपिड बायलेयर भी कहते हैं, प्रोटीन्स एंड शुगर्स. और इसमें मौजूद लिपिड्स एंड प्रोटीन का जो इंटरेक्शन होता है वो नॉन कोवलेंट इन नेचर होता है.
अब अगर हम बात करें मेम्ब्रेन लिपिड्स की, तो मेम्ब्रेन लिपिड्स आर एम्फीपैथिक इन नेचर, जिसका मतलब ये है कि इनमें हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक दोनों पार्ट्स मौजूद होते हैं, विद अ पोलर एंड एंकरिंग द लिपिड्स टू द एक्वस इंटरफेस, कि जो इनका हेड होता है वो हाइड्रोफिलिक इन नेचर होता है और वो एक्वस इंटरफेस होती है, उसके मतलब वो वाटर मॉलिक्यूल्स को फेस कर रहा होता है, एंड अ लॉन्ग हाइड्रोफोबिक सेगमेंट दैट फॉर्म्स द ऑयली मेम्ब्रेन इंटीरियर। और इनकी जो टेल्स होती हैं वो हाइड्रोफोबिक इन नेचर होती हैं, जो कि इस मेम्ब्रेन का इंटरनल पार्ट क्रिएट कर रही होती हैं। अब इस जिस डायग्राम में लिपिड बायलेयर को अगर हम देखें तो हमारे पास इसकी दोनों तरफ हमारे पास हाइड्रोफिलिक हेड्स मिलते हैं, क्योंकि इस मेम्ब्रेन की दोनों तरफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, जबकि इसके बीच में जो टेल्स हैं वो हाइड्रोफिलिक इन नेचर हैं। इसका मतलब ये है कि पानी को ये अलाउ नहीं करते अपने बीच से पास होने के लिए। तो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन विद ईच अदर एंड हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शंस विद वाटर डायरेक्ट द पैकिंग ऑफ लिपिड्स इन मेम्ब्रेन। अगर हम इम्पोर्टेंस की बात करें तो हाइड्रोफोबिक टेल्स की जो लेंथ है और इनकी जो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड होने का जो नेचर है वो सेल टू सेल डिफरेंट होगा, और ये इनके एक कैरेक्टरिस्टिक होगा। एंड अगर दूसरा इसका इम्पोर्टेंस ये कि लिपिड ड्राफ्ट्स क्रिएट हो जाते हैं। लिपिड ड्राफ्ट्स एक्चुअली क्या होते हैं कि ये मेम्ब्रेन्स में कुछ सब डोमेन्स होती हैं प्रोटीन्स, कोलेस्ट्रॉल और लिपिड्स की, जो कि सिग्नल ट्रांसडक्शन में, मतलब सिग्नल ट्रांसमिशन एक सेल से दूसरे सेल तक या एक मेम्ब्रेन से दूसरे सेल की मेम्ब्रेन तक, ये डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के थ्रू जो सिग्नल ट्रांसमिशन होती है उसमें अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। इसी तरह रेड ब्लड सेल में इनका एक इन मेम्ब्रेन लिपिड्स का एक स्पेसिफिक रोल है। इसमें फोस्फाटाइडल सीरीन मौजूद होती है, जो कि एक्चुअली मेम्ब्रेन की इनर साइड पे मौजूद होती है, पर जब भी कभी कोई इंजरी का सिग्नल रिसीव करती है ये मेम्ब्रेन, तो ये फोस्फाटाइडल सीरीन जो है वो फ्लिप होके आउटर साइड पे आ जाती है। इट हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। इसी तरह से इसकी टेम्परेचर डिपेंडेंस नेचर है इस लिपिड बायलेयर का इन लिपिड्स की मौजूदगी की वजह से, जिससे ये होता है कि जब भी हमारे पास टेम्परेचर कम होता है तो लिपिड बायलेयर जो है वो उसकी फ्लूइडिटी कम हो जाती है, कि मतलब वो बहुत कम अलाउ कर रही होती है मटेरियल्स को अपने बीच से पास होने के लिए। ठीक है, तो इसी तरह से कॉन्स्टिट्यूट्स एन इम्पोर्टेंट फिजियोलॉजिकल एट्रीब्यूट फॉर बैक्टीरिया एंड कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स। तो इसी तरह से ये सेल को डिफरेंट वे में प्रोटेक्ट कर रही होती है अपनी टेम्परेचर सेंसिंग एबिलिटी को यूज़ करते हुए। मेम्ब्रेन लिपिड्स ऑल्सो फॉर्म अ मैट्रिक्स इन विच मेम्ब्रेन प्रोटीन्स रिजाइड। एक ऐसा मैट्रिक प्रोवाइड करता है जिसमें मेम्ब्रेन प्रोटीन्स ने रिजाइड करना होता है, और रेगुलेटरी एजेंट्स के तौर पे भी इस्तेमाल होता है कि सेल ग्रोथ में और अपने स्टेकी नेचर की वजह से एडहेजन में भी रोल प्ले कर रही होते हैं। दे पार्टिसिपेट इन बायोसिंथेसिस एंड बायोसिंथेसिस ऑफ अदर बायोमॉलिक्यूल्स। अदर बायोमॉलिक्यूल्स की सिंथेसिस में भी रोल प्ले करते हैं, और ये एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ को इंक्रीज़ करने के लिए भी इसमें लिपिड बायलेयर के जो लिपिड्स होते हैं वो इसमें अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदिल वकील, registration number is 1811125 and the topic is significance of lipids in transport mechanism। लिपिड्स किस तरह से ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म में हेल्प आउट करते हैं, हम इसको देखते हैं। लिपिड ट्रांसपोर्ट इन्वॉल्व्स द मोबिलाइजेशन ऑफ फैट थ्रू प्लाज्मा टू वेरियस टिश्यूज फॉर यूटिलाइजेशन। द क्रिएशन ऑफ लिपोप्रोटीन्स enables the lipids to become incorporated into an amphipathic structure with both hydrophobic and hydrophilic moieties capable of interacting with plasma। तो इसमें क्या होता है कि लिपिड ट्रांसपोर्ट में एक्चुअल में फैट्स को मोबिलाइज करवाया जाता है, ट्रांसफ़र करवाया जाता है थ्रू प्लाज्मा टूवर्ड्स द वेरियस टिश्यूज़। बॉडी सेल्स की तरफ, बॉडी टिश्यूज़ की तरफ फैट्स को ट्रांसफ़र किया जाता है ताकि उनको यूटिलाइज़ किया जा सके बॉडी फंक्शंस के लिए। तो इसमें एक लिपोप्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो हम देखते हैं ये क्या होते हैं। बेसिकली तो लिपोप्रोटीन्स लिपिड्स और प्रोटीन्स का कम्बिनेशन होता है। तो लिपोप्रोटीन इज़ अ बायोकेमिकल असेंबली हुज प्राइमरी पर्पस इज़ टू ट्रांसपोर्ट द हाइड्रोफोबिक लिपिड मॉलिक्यूल्स इन द वाटर एज इन द ब्लड प्लाज्मा और अदर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स। मतलब जितने भी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स में या बॉडी वाटर में या फिर ब्लड प्लाज्मा में जितने भी फैट्स या लिपिड्स इंक्लूड होते हैं उनको क्या किया जाता है, बॉडी की तरफ ट्रांसफ़र करवाया जाता है। कौन करवाता है? लिपोप्रोटीन्स। एंड
दे हैव अ सिंगल लेयर फॉस्फोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल आउटर शेल। इनके आउटर शेल पे फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल की सिंगल लेयर होती है विद द हाइड्रोफिलिक पोर्शन ओरिएंटेड आउटवर्ड टुवर्ड द सराउंडिंग वाटर एंड लिपोफिलिक पोर्शन oriented inwards toward the lipoprotein molecule within the particle. The complex serves to emulsify the fats in extracellular fluids. Extracellular fluids में उन fats को emulsify किया जाता है. And a special kind of proteins called apolipoproteins. ये खास proteins होते हैं. कहाँ पे होते हैं? Is embedded in the outer shell. Outer shell में ये embedded होते हैं and both stabilizing the complex and giving it functional identity that determine its fat. इसके हम functions को देख लेते हैं कि ये क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं. मेटाबॉलिज्म, बायोसिंथेसिस एंड डिग्रेडेशन. तो मेटाबॉलिज्म द मेजर डाइटरी लिपिड्स फॉर द ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स आर द एनिमल्स एंड प्लांट ट्राइग्लिसराइड स्टीरोल्स एंड मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स. तो इसमें क्या होता है, मेटाबॉलिज्म में सिंथेसिस हो रही होती है या फिर डिग्रेडेशन हो रही होती है तो फैटी एसिड्स की. तो बायोसिंथेसिस में क्या होता है, इन एनिमल्स वेयर व्हेन देयर इज़ एन ओवर सप्लाई ऑफ डाइटरी कार्बोहाइड्रेट्स द एक्सेस इज़ कन्वर्टेड टू ट्राइग्लिसराइड्स. जब भी कार्बोहाइड्रेट्स की एक्सेस होगी तो इसमें क्या होता है, एक्सेस जब ओवर सप्लाई होती है कार्बोहाइड्रेट्स की तो एक्सेस इज़ कन्वर्टेड टू ट्राइग्लिसराइड्स. तो इसके बाद फैटी एसिड्स भी बनेंगे एंड इस तरह से बायोसिंथेसिस हो रही होती है. डिग्रेडेशन. बीटा ऑक्सीडेशन इज़ द मेटाबॉलिक प्रोसेस बाय विच फैटी एसिड्स आर ब्रोकन डाउन इन द माइटोकॉन्ड्रिया और इन पेरोक्सिसोम्स टू जनरेट द एसिटाइल कोएंजाइम. इसमें क्या होता है कि जो भी फैटी एसिड्स होते हैं, बीटा ऑक्सीडेशन एक मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, फैटी एसिड्स की ब्रेकडाउन हो रही होती है इन द माइटोकॉन्ड्रिया में और पेरोक्सिसोम्स में. इसके बाद हम लिपिड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म्स को देख लेते हैं कि किस तरह से ये परफॉर्म होता है. फैटी एसिड्स एंड मोनोग्लिसराइड्स आर इमल्सिफाइड बाय बाइल साल्ट्स टू फॉर्म द माइसेल्स. तो फैटी एसिड्स और मोनोग्लिसराइड्स क्या हो जाते हैं, इमल्सिफाई होते हैं टू फॉर्म माइसेल्स बनते हैं. And fatty acids enter the epithelial cells and link to form triglycerides. इसके बाद फैटी एसिड्स एपिथेलियल सेल्स की एंटर होते हैं एंड ट्राइग्लिसराइड्स बनाते हैं. ट्राइग्लिसराइड्स क्या करते हैं, प्रोटीन्स के साथ कंबाइन करते हैं एंड द प्रोटीन्स कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, प्रोटीन्स इनसाइड द गोल्जी बॉडीज़ टू फॉर्म द क्ले माइक्रोन्स. ट्राइग्लिसराइड्स गोल्जी बॉडीज़ में एंटर होते हैं, प्रोटीन्स के साथ कंबाइन करते हैं एंड क्ले माइक्रोन्स बनाते हैं. क्ले माइक्रोन्स क्या होते हैं, ये एक्चुअली में ग्लोब्यूल होता है प्रोटीन एंड लिपिड्स का. इसका भी बेसिकली फंक्शन ये होता है कि जितने भी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्रूट्स में वो होंगे फॉस्फोलिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल या फिर जो भी फैट्स वगैरह होंगे उनको ये ट्रांसफ़र करवाता है बॉडी के सेल्स की तरफ, टिश्यूज़ की तरफ या एडिपोज टिश्यूज़ की तरफ. तो इसके बाद क्ले माइक्रोन्स क्या करते हैं, एंटर्स द लैक्टियल एंड आर ट्रांसपोर्टेड अवे फ्रॉम द इंटेस्टाइन. फिर ये लैक्टियल में एंटर होते हैं एंड देन ट्रांसपोर्टेड अवे फ्रॉम द इंटेस्टाइन. थैंक यू.